प्राचीन काल में भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र था। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति ने दुनिया को प्रभावित किया। भारत की भूमि पर कई महान साम्राज्य और राजवंशों का उदय हुआ, जिन्होंने अपने ज्ञान और शक्ति से पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। यह ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र था। यहाँ के पुस्तकालयों में अनगिनत ग्रंथ और पांडुलिपियां संग्रहित थीं, जो आज भी हमारे लिए अमूल्य धरोहर है। भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला ने भी अपनी अनूठी पहचान बनाई। यहाँ से वेदों, उपनिषदों और आयुर्वेद जैसे महान ग्रंथों का उदय हुआ। ऋषि मुनियों ने यहाँ ज्ञान की गंगा बहाई और विद्यार्थियों ने इन ग्रंथों का अध्ययन किया। आयुर्वेदिक चिकित्सा ने भी यहाँ से अपनी जड़ें जमाई और आज भी यह चिकित्सा पद्धति विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत का दुनिया के साथ व्यापारिक संबंध भी था। प्राचीन भारतीय बंदरगाहों से व्यापारी समुद्री मार्गों के जरिए विभिन्न देशों में व्यापार करते थे। इन व्यापारिक मार्गों ने भारत को वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। रेशम मार्ग और समुद्री मार्ग से भारत का पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका से संपर्क था। इन मार्गों के जरिए न केवल वस्त्र और मसाले, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था। भारतीय मसाले, रेशम और कीमती पत्थर विदेशों में बहुत लोकप्रिय थे। इन वस्तुओं की मांग इतनी अधिक थी कि विदेशी व्यापारी यहाँ आकर इन्हें खरीदते थे और अपने देशों में ले जाते थे। भारत अपने सोने और हीरे के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ की खानों से निकले सोने और हीरे ने भारतीय व्यापार को और भी समृद्ध बनाया। कारीगरों द्वारा बनाए गए आभूषणों की मांग विदेशों में भी थी। यह संपर्क दो तरफा था। भारतीय व्यापारी जहां विदेशों में व्यापार करते थे, वहीं विदेशी व्यापारी भी भारत आकर यहाँ के बाजारों में व्यापार करते थे। भारत में भी यूनानी, रोमन और चीनी व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। ये व्यापारी अपने साथ नई नई वस्तुएं और तकनीकें लाते थे, जिससे भारतीय बाजार और भी समृद्ध होते थे। इनके आने से भारत में नई नई तकनीकें और विचारधाराएं आईं। भारतीय शिल्पकार और वैज्ञानिक इन तकनीकों को अपनाकर और भी उन्नत होते गए। प्राचीन भारत सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि बौद्धिक और धार्मिक रूप से भी विश्व से जुड़ा हुआ था। यहाँ के बौद्धिक और धार्मिक केंद्रों ने दुनिया को नई दिशा दी और भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। मध्य युग में यूरोप की स्थिति भारत से बिल्कुल अलग थी। यूरोप में छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में लड़ते रहते थे। यूरोप में विज्ञान और तकनीक का भी अभाव था। हालांकि यूरोप में भारतीय मसालों की बहुत मांग थी। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग जैसे मसाले यूरोप में सोने के भाव बिकते थे। यूरोपीय व्यापारी इन मसालों को खरीदने के लिए भारत आना चाहते थे, लेकिन स्थल मार्ग पर तुर्की और अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। इसलिए यूरोपीय शक्तियों ने समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने की कोशिशें शुरू कर दी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। इस यात्रा में नाविकों को अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तूफानी समुद्र, अनजान रास्ते और सीमित संसाधनों ने इसे और भी कठिन बना दिया। पुर्तगाल इस दौड़ में सबसे आगे था। उनके साहसी नाविक और उन्नत जहाज निर्माण तकनीक ने उन्हें इस खोज में महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर ने नाविकों को प्रशिक्षित किया और नए जहाज बनवाए। उन्होंने नेविगेशन स्कूल की स्थापना की, जहां नाविकों को समुद्री मानचित्र और नेविगेशन तकनीक सिखाई जाती थी। 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ओन ऑफ गुड होप को पार किया। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने आगे की खोजों के लिए रास्ता खोला। यह भारत तक समुद्री मार्ग खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने साबित कर दिया कि अफ्रीका के चारों ओर एक समुद्री मार्ग संभव था। 1498 में वास्को डी गामा ने कालीकूट, भारत के तट पर अपने जहाज को उतारा। यह यात्रा इतिहास में दर्ज हो गई और इसे एक महान उपलब्धि के रूप में देखा गया। यह ऐतिहासिक क्षण था जिसने यूरोप और एशिया के बीच सीधे समुद्री व्यापार का रास्ता खोल दिया। इसने व्यापार, संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान के एक नए युग की शुरुआत की। वास्को डी गामा की यात्रा के बाद 1498 में जब वास्को डी गामा ने भारत के तट पर कदम रखा, तो यह एक ऐतिहासिक क्षण था। इस यात्रा ने भारत और यूरोप के बीच एक नए युग की शुरुआत की। पुर्तगाल ने भारत में अपनी व्यापारिक चौकियां स्थापित कर ली। गोवा, दीव और दमन जैसे स्थानों पर पुर्तगाली प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। जल्द ही अन्य यूरोपीय शक्तियां भी भारत आ गईं।
पुर्तगालियों के बाद डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी व्यापार के लिए भारत की ओर आकर्षित हुए। डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने भी यहाँ अपनी उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों ने भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल दिया। यूरोपीय शक्तियों ने भारत के साथ व्यापार तो किया, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार तक सीमित नहीं थे। वे भारत के राजनीतिक परिदृश्य में भी हस्तक्षेप करने लगे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे यहां अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भारतीय किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और अपने ध्वज को लहराया। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद अंग्रेजों को भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर मिला। अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। उन्होंने धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अंग्रेजों ने भारत का जमकर शोषण किया। उन्होंने भारतीय कारीगरों से सस्ते दामों पर सामान खरीदा और उसे अपने देश में ऊंचे दामों पर बेचा। उन्होंने भारत के कच्चे माल को सस्ते दामों पर खरीदा और उसे इंग्लैंड भेजा और यहां तैयार माल बेचा। इस प्रक्रिया में भारतीय उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया गया। अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय कारीगरों और व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। भारत की खोज वास्तव में एक पुनर्खोज थी। प्राचीन काल से ही भारत का विश्व के साथ संपर्क था। यूरोपीय शक्तियों ने इस संपर्क का फायदा उठाया और भारत पर कब्जा कर लिया। भारत के लिए यह एक दुखद अध्याय था, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक महान सभ्यता का देश है। हमें अपने इतिहास से सीख लेनी चाहिए और भविष्य की ओर देखना चाहिए।